प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं और वो विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में हमको जिन विषयों का अध्ययन करना है वो विषय कौन कौन से, एक बार उस पर नजर डालते हैं हम, और वो कितने कितने अंक की है। यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इस प्रकार के भाग बटे हुए हैं और प्रत्येक जो भाग है वो कितने कितने अंक का आएगा। सर्वप्रथम इस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 विषय आपको देखने हैं, 4 पार्ट आपको देखने हैं। पहला पार्ट है आपका इतिहास। पहला पार्ट है आपका इतिहास, जो आपका 20 अंक का है। 20 अंक का है। इसके बाद है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र वो भी 20 अंक। इसके बाद आपका भूगोल है, जो है 18 अंक। 18 अंक का। इसके बाद आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र भी आपका है 18 अंक का। इसके बाद सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा है आपकी 2 अंक की। इसके बाद स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन। ठोस कचरा प्रबंधन, ये है आपका 2 अंक का। इस प्रकार आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को डिवाइड किया गया है, जिसमें इतिहास आपका 20 अंक का होगा, नागरिक शास्त्र आपका 20 अंक का होगा, भूगोल आपका 18 अंक का होगा, अर्थशास्त्र 18 अंक का होगा, सड़क सुरक्षा 2 अंक और स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन 2 अंक का होगा। इस प्रकार आपके अंक बटे हुए हैं और कुल अंक 80 हो गए। 80 हो गए। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले जिस भाग को उठाते हैं उस भाग का नाम है इतिहास। आज हम सबसे पहले इतिहास को उठाएंगे। सामाजिक विज्ञान का वह लेसन नंबर 1 होगा और इतिहास से ही चालू है। तो हम आज बात करेंगे इतिहास की। इतिहास। इतिहास में सबसे पहला जो हमारा पाठ है, पहला पाठ कितना है, लेसन नंबर 1, उसका नाम है प्रारंभ से। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक।
इतिहास में पहला पाठ आपका लेसन नंबर 1 है, ये स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से और 1206 ईस्वी तक। चर्चा करते हैं इस पाठ में क्या है और हमको इस पाठ में क्या पढ़ना है। इस पाठ को विद्वान गणों ने 3 भागों में बांटा है। इस स्वर्णिम भारत प्रारंभ से और 1206 ईस्वी तक का जो लेसन है, लेसन नंबर 1, इसको 3 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है इसका वो है महाजनपद, महाजनपद काल, महाजनपद काल। और इसी के साथ ये तो है भारत के, इसमें राजस्थान का जनपद भी जोड़ दिया गया है। तो इसी के साथ दूसरा इसमें है राजस्थान के प्रमुख जनपद, राजस्थान के प्रमुख जनपद। पहला भाग महाजनपद काल और राजस्थान के प्रमुख जनपद, ये पहला भाग हो गया पाठ का। भाग नंबर 2 क्या कहता है, हम चर्चा करेंगे इनको लेकर, लेकिन पहले देख लेते हैं कि प्रथम पाठ के अंतर्गत क्या क्या है और क्या हमें पढ़ना है। तो दूसरा है भाग इसका मौर्य, शंगु, सातवाहन, मौर्य, शंगु, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव, पाल, प्रतिहार, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, साम्राज्य। अब देखो इसमें क्या है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, उसमें कौन कौन से शासक हुए, ऐसे शंगु वंश की, ऐसे सातवाहन की, ऐसे गुप्त वंश की, ऐसे वर्धन वंश की, चोल की, चालुक्य की, पल्लव की, पाल की, प्रतिहार की और राष्ट्रकूट की। इनकी स्थापना के बारे में बताया गया है, कौन कौन से शासक हैं, कौन सा सबसे श्रेष्ठ शासक रहा है, इनकी वहां राजनीतिक गतिविधियां क्या थी, इन्होंने शासन प्रणाली कैसी थी, तो उसके बारे में है। यानी मौर्य वंश के बारे में वर्णन, शंगु वंश के बारे में वर्णन। तो ये आपका लेसन नंबर 1 का भाग 2, क्योंकि पहला तो भाग क्या है इसका, महाजनपद काल, और दूसरा विभिन्न साम्राज्यों की स्थापना, और तीसरा जो इसका है वो है बाह्य आक्रमण। तीसरा जो है इसका वो है बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, हूण एवं किसान, हूण, आत्मसातीकरण, हूण एवं शक व कुषाण, शक व कुषाण। ये कि बाह्य आक्रमण कौन कौन से हुए,
और वो किस किस ने किए, कौन कौन से हुए, किस किस ने किए, उनके बारे में वर्णन है। तो ये जो हमारा पहला पाठ है स्वर्णिम भारत, देखो इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत प्राचीन है, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो पहला जो हम यहां पाठ लेकर आ रहे हैं, लेसन नंबर 1, वो है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो चर्चा करते हैं हम यहां अपने पाठ को लेके, प्रथम पाठ को लेके, उसके बाद एक एक भाग की चर्चा करेंगे और इस पाठ में से कम 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उन महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे यहां। तो बात करते हैं इस पाठ की अब। हमारे देश का इतिहास, इस पाठ में क्या है देखें। हमारे देश का इतिहास, ये 4 लाइन आपको मैं लिख रहा हूं पाठ की रूपरेखा की। उसके बाद एक एक का वर्णन करेंगे हम कि हमारे देश का इतिहास व संस्कृति, हमारे देश का इतिहास व संस्कृति प्राचीन समय से ही गौरव पूर्ण रही है। पाठ की प्रथम लाइन कि हमारे देश का इतिहास वह संस्कृति, कल्चर, हमारे देश का इतिहास यानी हिस्ट्री, हमारे देश की हिस्ट्री और कल्चर प्राचीन समय से ही गौरवपूर्ण रही है। क्यों रही है? क्योंकि इसको प्राचीन समय में, आज तो नहीं, प्राचीन समय में क्या माना जाता था? विश्व गुरु माना जाता था। क्या माना जाता था? विश्व गुरु। इस देश को किसकी संज्ञा दी गई? विश्व गुरु की संज्ञा दी गई और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि क्या कारण है? विश्व गुरु और सोने की चिड़िया। विश्व गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को, हमारे प्यारे भारत को, हमारे प्यारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इस देश में क्या था? और इस देश में अभी हम मेन पाठ पर नहीं आए हैं, रूपरेखा चल रही है, तो सर अपना ध्यान बनाए रखें। विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्या कारण था ऐसा हमारे देश में? तो कारण यह था कि हमारा देश सभी के, हमारा देश सभी के कल्याण के बारे में सोचता था, कल्याण के बारे में सोचता था, सभी का अच्छा सोचता था, किसी का बुरा नहीं सोचता था, सभी को हंसी खुशी देखना चाहता था। और इसी कारण हमारी एक मान्यता है वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, कि सभी इस धरती पर रहने वाले सभी निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक मान्यता प्रचलित थी, वो क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम। इस धरा पर
रहने वाले, इस धरा पर रहने वाले सभी लोग एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के हैं। इस धरा पर रहने वाले सभी लोग एक ही परिवार के हैं। एक शब्द आ गया है यहां परिवार, यानी सभी मिलजुल कर रहने वाले हैं, सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए कहा गया है वसुदेव कुटुंबकम। अब इन लाइनों से ही मैं अपने मेन अध्याय पर आता हूं और पहले हम चर्चा करते हैं पहले भाग की। अपने इस लेसन नंबर 1 में स्वर्णिम भारत में अपने प्यारे भारत के बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम यहां महाजनपद। महाजनपद पहला भाग। तो इस पहले भाग में दो शब्द हैं। इस शब्द में एक तो शब्द है जनपद और एक शब्द निकल के आया है महाजनपद। एक तो हो गया जनपद, एक महाजनपद। दोनों में अंतर क्या है सबसे पहले हम बात करते हैं। हम अब अपने मेन कार्य पर आ गए हैं, जिस कार्य को लेके यह वीडियो बनाया गया है आपके सामने मैं आया हूं इस एसएसटी के प्रथम पाठ को लेके। तो महाजनपद, तो महाजनपद में दो चीज है, एक जनपद और एक महाजनपद। तो जनपद क्या है और महाजनपद क्या है कि एक ही वंश के अनेक परिवारों के समुदाय, एक ही वंश के अनेक परिवारों, एक ही वंश के अनेक परिवारों के समुदाय को जन कहा जाता है। जन कहा जाता है। बात समझने की कोशिश करें। प्राचीन समय की डेफिनेशन है, इतिहास हम पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। जनपद, तो इसमें दो शब्द हो गए, जन और एक पद। तो जन के बारे में बात कर रहे हैं हम पहले कि एक ही वंश के अनेक परिवारों के समुदायों को जन कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? जन कहा जाता है। इस आबादी वाले घने, इस आबादी वाले स्थान को जनपद कहा जाता है। इस आबादी वाले स्थान को जनपद कहा जाता है। जनपद कहा जाता है। पहली डेफिनेशन हमारी, पहला क्वेश्चन हमारा कि जनपद क्या है। फिर दूसरी बार आएगा महाजनपद क्या है। तो जनपद क्या है? एक ही वंश के अनेक परिवारों के समुदायों को जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन कहा जाता है। इस आबादी वाले स्थान को जनपद कहा जाता है। यानी जो ये आबादी वाला स्थान हो के एक ही वंश के अनेक परिवारों को तो जन कहा जाता है, और इस आबादी वाले स्थान को, क्योंकि संख्या ज्यादा हो गई, लोग बाग ज्यादा हो गए, तो घनी आबादी वाला क्षेत्र क्या माना गया? जनपद माना जाता है। दूसरा है महाजनपद। महाजनपद हमारा क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? महाजनपद है क्या?
छठी शताब्दी पूर्व, 6वीं शताब्दी पूर्व उत्तर भारत में, 6वीं शताब्दी पूर्व उत्तर भारत में अनेक, 6वीं शताब्दी पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत व शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। वह महाजनपद कहलाता है या उन्हें महाजनपद कहते हैं। तो क्या आएगा? महाजनपद क्या है? 6वीं शताब्दी पूर्व, 6वीं शताब्दी पूर्व, 6वीं शताब्दी पूर्व, 6वीं शताब्दी पूर्व उत्तर भारत में, उत्तर भारत में 6वीं शताब्दी पूर्व उत्तर भारत में, 6वीं शताब्दी पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत, अनेक विस्तृत व शक्तिशाली व शक्तिशाली स्वतंत्र, शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, राज्यों की स्थापना हुई। उन्हें महाजनपद कहा जाता है, उन्हें महाजनपद कहा जाता है। 6वीं शताब्दी पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत व शक्तिशाली, अनेक विस्तृत व शक्तिशाली स्वतंत्र, यानी स्वतंत्र थे, उन पर किसी का भी अधिकार नहीं था, उन्हें क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था। तो दो शब्द, एक जनपद, एक महाजनपद। तो जनपद क्या है? एक ही वंश के अनेक परिवारों के समुदायों को जन कहा जाता था। इस आबादी वाले स्थान को जनपद कहा जाता था। इसको तो क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। और इस घनी आबादी वाले स्थान को क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। अगली बात है महाजनपद की 6वीं शताब्दी पूर्व उत्तर भारत में अनेक विस्तृत व शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। उन्हें महाजनपद कहा जाता है या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाजनपद कहा जाता है। तो हमारी चर्चा चल रही है महाजनपद के बारे में। एक जनपद की परिभाषा बताना जरूरी था इसमें। इसके बाद हमने महाजनपद की परिभाषा पढ़ी कि महाजनपद क्या है। अब बात यह आती है कि यह महाजनपद का उल्लेख हमारे इतिहास में कहां से मिला, हमें किसने बताया, किसने लिखा और ये यहां कैसे आया, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो महाजनपद का वर्णन कहां मिला? अब बात आती है महाजनपद का वर्णन। महाजनपद का वर्णन एक तो मिला बौद्ध ग्रंथ में, एक तो किसमें मिला? बौद्ध ग्रंथ में। एक मिला बौद्ध ग्रंथ में और एक मिला जैन ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ में और एक मिला जैन ग्रंथ में। तो महाजनपद का वर्णन दो जगह मिलता है हमको, एक बौद्ध ग्रंथ में और एक जैन ग्रंथ में। तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या था और उस जैन ग्रंथ का नाम क्या था? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है
कि महाजनपदों का उल्लेख कहां मिला या किस ग्रंथ में मिला, तो वो था बौद्ध ग्रंथ। और बौद्ध ग्रंथ के का नाम था अगुंतर निकाय। क्या था? अगुंतर निकाय। निकाय में मिला। ये तो था बौद्ध ग्रंथ। ये कौन सा था? बौद्ध ग्रंथ। और जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ की बात करें तो ये था भगवती सूत्र। दो थे, एक तो बौद्ध ग्रंथ था अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। यानी महाजनपद का वर्णन कहां मिला, तो महाजनपद का वर्णन बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ में मिला। बौद्ध ग्रंथ में था अगुंतर निकाय। बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? अगुंतर निकाय। और जैन ग्रंथ का क्या नाम था? भगवती सूत्र। क्या था? भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है कि इनके अनुसार 16 महाजनपद थे। इनके अनुसार कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16। कितने थे? 16। इन दोनों ग्रंथों में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद। अब बात ये आती है कि हमने जन पढ़ लिया, जनपद पढ़ लिया, महाजनपद पढ़ लिया। महाजनपद का वर्णन हमें कहां मिला या किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ, तो वो था बौद्ध ग्रंथ। और बौद्ध ग्रंथ का नाम था अगुंतर निकाय। जैन ग्रंथ का नाम था भगवती सूत्र। और ये भी पता चल गया इन दोनों में कितने महाजनपद हैं? 16। अब बात करते हैं हम उन 16 महाजनपदों की। कौन कौन से वे 16 महाजनपद थे? सोलह महाजनपद। तो उन महाजनपदों में क्या था? एक तरफ तो थे महाजनपद, दूसरी तरफ थे उनकी राजधानियां। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे महाजनपद और एक तरफ है राजधानी, कि किस महाजनपद की कहां राजधानी थी, इसमें से निश्चित प्रश्न आना है। निश्चित 100%। विगत 3 वर्षों से लगातार प्रश्न आ रहा है इन महाजनपदों में से कि कौन से जनपद की क्या राजधानी है या इस राजधानी का जनपद कौन सा है। तो चर्चा करते हैं महाजनपदों की। जो 16 महाजनपद है हमारे, तो सबसे पहले है काशी। काशी महाजनपद, और काशी की राजधानी है वाराणसी। काशी की राजधानी है वाराणसी। काशी महाजन की राजधानी कौन सी है? वाराणसी है। अगला है हमारा कुरु। कुरु, और कुरु की जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, काशी की राजधानी वाराणसी। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। ये जो चेदी शब्द है आपको अटपटा लग रहा है, यह चेदी शब्द कहां है वर्तमान में? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड में। आपने एक कविता सुनी होगी सुभद्रा कुमारी चौहान की, कि हरबोलों के मुंह से हमने सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वही बुंदेलखंड है
ये वही महाजनपद है चेदी कि जहां रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये चेदी, ये शक्तिमती, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? शक्तिमती है। आगे मगध, मगध, और मगध की जो राजधानी है वह है राजगृह। राजगृह कह लो या गिरिब्रज कह लो। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज। इसके बाद है वत्स, वत्स, और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी हो गई कौशाम्बी। अगला है वज्जी, अगली है वज्जी, और वज्जी की राजधानी है विधे कह लो या मिथिला कह लो, विधे कह लो या मिथिला कह लो कि महाजनपद, इधर राजधानी वज्जी, वज्जी की क्या है? विधे, विधे कह लो या मिथिला। अगला है अंग, और अंग की है चंपा, अंग की क्या है? चंपा। और अगला है मल्ल, मल्ल, मल्ल की जो राजधानी है वह है कुशावती, कुशावती। तो 8-8 लिखेंगे हम, पहले पृष्ठ पे हम 8 का और दूसरे पृष्ठ पे फिर 8 का। तो ये है हमारे प्रमुख महाजनपद उस समय के, और ये है उनकी राजधानी। तो हम बात करते हैं दोबारा से काशी, और काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। कुरु, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। चेदी, चेदी की राजधानी है शक्तिमती, चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती। मगध, मगध की राजधानी है राजगृह या गिरिब्रज, राजगृह या गिरिवज्र। वत्स, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वज्जे, वज्जी की राजधानी है विधे या मिथिला, विधे कह लो या मिथिला। अंग की, अंग की है चंपा, और मल्ल की है कुशावती। मल्ल की कौन सी है? कुशावती। तो ये 8 हो गए। इसके बाद और 8 महाजनपद हैं, उनका हम यहां वर्णन करते हैं, इनको साफ करके कौन कौन से हैं। एक तरफ आ जाएगा महाजनपद, और एक तरफ है राजधानी। महाजनपद और एक तरफ है राजधानी। 8 महाजनपदों के बारे में हम देख चुके थे और उनकी राजधानियां देख ली। अगले देख रहे हैं हम कौशल। पहला है कौशल महाजनपद, और कौशल महाजनपद की राजधानी थी अयोध्या, अयोध्या। लेकिन एक घटना घट गई यहां, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बौद्ध काल में इसके 2 भाग कर दिए गए। इस अयोध्या के, इस कौशल के 2 भाग हो गए महाजनपद के बौद्ध काल में। कौन से काल में? बौद्ध काल में हुए। कौन से काल में हुए? बौद्ध काल में। बौद्ध काल में 2 भाग हो गए इसके। पहला भाग हो गया, पहला भाग इसका हो गया उत्तरी, उत्तरी और दक्षिणी।
उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी जो अयोध्या था, उत्तरी जो अयोध्या था उसकी राजधानी थी साकेत या उत्तरी कौशल। जो कौशल था उसके दो भाग हो गए, अयोध्या दो भागों में बट गया। तो उत्तरी की हो गई साकेत, उत्तरी की तो क्या हो गई साकेत, और दक्षिणी भाग की, और दक्षिणी भाग की हो गई श्रावस्ती। क्या हो गई श्रावस्ती, श्रावस्ती। तो देखिए यहां कौशल, कौशल की थी अयोध्या, फिर इसके दो भाग हो गए, उत्तरी भाग की तो बन गई साकेत, उत्तरी भाग की तो क्या हो गई साकेत, और दक्षिणी भाग की हो गई श्रावस्ती, दक्षिणी भाग की हो गई श्रावस्ती। ये था हमारा 9वां जनपद। अब है 10वें जनपद की बात करें हम, तो 10वां जनपद है हमारा मत्स्य, मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर, जिसकी राजधानी विराटनगर। 11वें महाजनपद की बात करें हम तो वो है सूरसेन, सूरसेन, और सूरसेन की जो राजधानी है वो है मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है मथुरा है, सूरसेन की राजधानी क्या है मथुरा है। अगला है कंपोज, महाजनपद का नाम है कंपोज, और इसकी राजधानी है राजपुर या हाटक, राजपुर, राजपुर या हाटक भी कह सकते हैं, राजपुर या हाटक। कंबोज की जो राजधानी है वो है राजपुर या हाटक। अगली है अस्सक, 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 अस्सक की जो राजधानी है वो है पोतन या पाटेली, पोतन कह लो या पाटेली कह लो। अस्सक की राजधानी पोतन या पाटेली। अगला है 14वां, अगला है हमारा 14वां गांधार, गांधार, और गांधार की जो राजधानी है वो है तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या है तक्षशिला। और 15वां जो है हमारा, इसको साफ करना पड़ेगा, 15वें की जो बात करें उससे पहले एक बार इनको और देख लेते हैं कि कौशल, कौशल की राजधानी थी अयोध्या, लेकिन बौद्ध काल में इसके दो भाग हो गए, उत्तरी भाग को कहा जाने लगा साकेत और दक्षिणी भाग को कहा जाने लगा श्रावस्ती। तो ये तो हुआ कौशल। अगला है हमारा मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी क्या है विराटनगर है। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है। कंबोज, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक है, राजपुर कह लो या हाटक कह लो। अस्सक, अस्सक, अस्सक की राजधानी पोतन या पाटेली है, पोतन या पाटेली है। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला है, गांधार की राजधानी क्या है तक्षशिला है, गांधार की राजधानी तक्षशिला है। तो 14 हमने देख लिए थे, अब 2 और देखने हैं हमें, 2 महाजनपद और उनकी राजधानियां। दो और बचे हैं, उनका नाम है, एक का नाम अवंती, 15वें नंबर पे अवंती, अवंती, और अवंती के 2 भाग थे राजधानी के, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। एक था
उत्तरी भाग, जो अवंती का उत्तरी भाग था उसकी राजधानी अलग थी और दक्षिणी भाग की राजधानी अलग थी। उत्तरी भाग की राजधानी अलग और दक्षिणी भाग की राजधानी अलग। अवंती की हम कर रहे हैं बात, अवंती की तो दो थे, एक तो थी उज्जैनी। उज्जैनी कौन सी थी? उज्जैनी। उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। महिष्मती। ये था हमारा 15वां। 16वां है, 16वां महाजनपद हमारा पांचाल। 16वां महाजनपद है हमारा पांचाल। पांचाल में भी यही तरीका था कि इसके भी दो भाग थे, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। एक था उत्तरी भाग और एक था दक्षिणी भाग। पांचाल, पांचाल के भी दो भाग थे, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की राजधानी थी, उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र। अहिछत्र। और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। दक्षिणी भाग की राजधानी थी काम्पिल्य। तो अवंती 15वां जो महाजनपद था हमारा वो था, उसके दो भाग, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की राजधानी थी उज्जैनी। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी थी महिष्मती। दक्षिणी भाग की राजधानी थी महिष्मती। और पांचाल, पांचाल, पांचाल के भी, पांचाल महाजनपद के भी दो भाग थे, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र। उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य। अब जो ये 16 महाजनपद थे, ये जो 16 महाजनपद थे जिनका हमने अभी अभी अध्ययन किया है, जिनका हमने अभी अभी अध्ययन किया है, 16 महाजनपद। ये जो 16 महाजनपद थे जिनका हमने अध्ययन किया है, इनको, इनमें शासक थे और इनमें किस प्रकार के राज्य थे? तो दो प्रकार के राज्य थे, दो प्रकार का शासन चलता था। इसमें एक तो चलता था राजतंत्र और एक चलता था गणतंत्र। एक तो था राजतंत्र, एक था गणतंत्र। वर्तमान में ये दोनों शब्द में थोड़ी भिन्नता हो गई है, लेकिन प्राचीन समय में कुछ और था, थोड़ा ही अंतर आया है। राजतंत्र और एक गणतंत्र। यदि शाब्दिक रूप से समझे तो राजतंत्र राजा का तंत्र, गणतंत्र गण यानी व्यक्ति, व्यक्ति का तंत्र। शाब्दिक रूप से देखें तो राजा का, गण व्यक्ति का। लेकिन डेफिनेशन के रूप में देखें क्योंकि ये 16 महाजनपद थे और उनमें दो प्रकार का राज्य था। पहला राज्य था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। तो बात यह है कि राजतंत्र क्या है? उस वक्त के काल में, प्राचीन इतिहास में राजतंत्र क्या कहता है? हमारा स्वर्णिम भारत में, स्वर्णिम भारत में हमारा राजतंत्र क्या कहता है तो वो सुनेंगे आप। स्वर्णिम भारत में राजतंत्र हमारा क्या कहता है कि ऐसी शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राज्य का, जिसमें राज्य का प्रधान, जिसमें राज्य का प्रधान राजा हो, जिसमें राज्य का प्रधान राजा हो, वह निरंकुश होता है। वह राजा कैसा होता है? निरंकुश, निरंकुश होता है क्योंकि उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता,
बल्कि उसका सब पर नियंत्रण होता है। तो निरंकुश था, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राज्य का प्रधान कौन हो, राजा हो, वह निरंकुश होता है, वह निरंकुश होता है। और संवैधानिक दृष्टि से उसके अधिकार असीमित होते हैं, उसके अधिकार असीमित होते हैं, उसके अधिकार असीमित होते हैं, उसके अधिकार असीमित होते हैं। अब देखो दो प्रकार का हो गया, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र क्या कहता है, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राज्य का प्रधान राजा हो, वह निरंकुश होता है, संवैधानिक दृष्टि से उसके अधिकार असीमित होते हैं, यानी उसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, वह कुछ भी कर सकता है, अपनी मन मर्जी से कोई भी कार्य कर सकता है, तो वो राजतंत्र। अगला है हमारा गणतंत्र। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राज्य का प्रधान जनता द्वारा चुना जाता हो। तो देखो, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राज्य का प्रधान जनता द्वारा चुना जाता हो, वो क्या कहलाता है, गणतंत्र। आज की स्थिति वर्तमान की स्थिति है नीचे वाली, कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राज्य का प्रधान जनता द्वारा चुना जाता हो, और राजतंत्र क्या है, जिसमें राजा ही चलता आ रहा है, उसके अधिकार असीमित होते हैं, मनमाने कर लगा रहा है, मनमाने अत्याचार कर रहा है। तो राजतंत्र और गणतंत्र, तो 16 महाजनपद में दो प्रकार के थे, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। धन्यवाद। बाकी की बात हम अगले पार्ट में करेंगे।